गुड आफ्टरनून एवरीवन। करंट अफेयर्स की सीरीज में 2 जून पर हम पहुंच चुके हैं, जहाँ पे द हिंदू और पीआईबी के जो करंट अफेयर्स हैं उसको हम एमसीक्यू के थ्रू डिस्कस करने वाले हैं इस लेक्चर के अंदर। दिस इज ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट मी। माय नेम इज प्रिंस लूथरा और इंडिया रैंक 577 फ्रॉम यूपीएससी सीएससी 2014 बैच। आज के जो टॉपिक्स है वो देख लेते हैं जो आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो यहाँ पे ईसीएलजीएस के बारे में डिस्कशन हमारा होगा, जीडीपी को लेकर भी एक क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, देन चीफ सेक्रेटरी को लेकर एक क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं, डायरेक्ट डेमोक्रेसी को लेकर भी एमसीक्यू हमारा यहाँ पर होने वाला है, सूफी मूवमेंट को लेकर क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, यूटीज एंड यहाँ पर प्रायना इसको लेकर भी डिस्कशन हमारा होने वाला है, देन नेगेटिव इंपोर्ट लिस्ट के बारे में डिस्कशन हमारा होगा, प्रेशर स्विंग एड्सॉर्प्शन क्या होता है एंड एनएचआरसी इसको लेकर भी एक एक एमसीक्यू हम आज के लेक्चर के अंदर देखने वाले हैं। चलिए, आई होप द हिंदू का जो एनालिसिस है वो आप देख रहे होंगे, सो दैट आपका कोई भी जो करंट अफेयर्स होता है वो मिस ना हो। चलते हैं आज के टारगेट के ऊपर, जल्दी से टारगेट सेट करें। यहाँ पर जो कट ऑफ रखी गई है वो 6 मार्क्स की रखी गई है। 6 या 6 से ज्यादा आपको स्कोर करना है टू बी इन द सेफ जोन। लेस देन 6 अगर आपका स्कोर होता है देन यू विल बी इन द डेंजर जोन, और वहां पर आपको और भी ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। जब सेकंड टाइम आप वीडियो देखते हैं तो अपने नोट्स जरूर बना लीजिएगा। चलते हैं ईसीएलजीएस आज के पहले क्वेश्चन के ऊपर। सो विच ऑफ द फॉलोइंग इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम्स, यहाँ पर जो वेरियस 4 स्कीम्स आपको दिए, 4 उसके वर्जन दिए, उसके सामने जो डिस्क्रिप्शन है वो दिया हुआ है और आपको बताना है कि कौन सा यहाँ पर करेक्टली मैच कर रहा है। कॉन्टेक्स्ट भी मैं आपको बताने वाला हूं। तो ईसीएलजीएस 4.0 जो है इसके अंदर कुछ नई चीज को ऐड किया गया, इसी वजह से क्वेश्चन हमने यहाँ पर बनाया है। ईसीएलजीएस 4.0 जो है ये 100% गारंटी कवर देती है एक सर्टेन एरिया के अंदर, जो कि अभी रिसेंटली इसमें ऐड किया गया है। आप सोचिए इसके बारे में क्या आंसर होगा, फिर मैं आपसे यहाँ पर डिस्कस करता हूँ। टाइमिंग मैं यहाँ पे स्टार्ट कर देता हूँ सो दैट 10 सेकेंड्स के अंदर आप यहाँ पर जो टाइम है उसको लेकर आंसर कर पाए। कोशिश करिएगा कि टाइम बाउंड मैनर में आंसर करने की, तो ज्यादा टाइम यहाँ पर वैसे भी आपको प्रीलिम्स के अंदर नहीं मिलने वाला है, तो सोचिए और फिर डिस्कस करते हैं। चलिए, तो यहाँ पे देखिए जो ईसीएलजीएस है इसके अंदर एक नई चीज को ऐड किया गया है, और यहाँ पर हेल्थ केयर सेक्टर ईसीएलजीएस 4.0 के अंदर लेकर आया गया। एंड 4.0 के अंदर 100% गारंटी कवर जो है वो दिया जाएगा लोन्स को अप टू 2 करोड़ रुपीज, हॉस्पिटल को लेकर, नर्सिंग होम्स, क्लिनिकल मेडिकल कॉलेजेस को लेकर, फॉर सेटिंग अप ऑन साइट ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट। इंटरेस्ट रेट भी इसके ऊपर 7.5% का कैप किया गया है। अब ईसीएलजीएस है क्या? इमरजेंसी क्रेडिट लाइन जब किसी एरिया के अंदर दी जाती है, इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम, ठीक है। तो इस तरीके से 1.0 के अंदर क्या आता है, जो ईसीएलजीएस 1.0 है ये एंटायर एमएसएमई सेक्टर को कवर करती थी। तो यहाँ पे पहला तो मैच किया नहीं, और स्पेसिफिक एमएसएमई सेक्टर को कवर करने के लिए 2.0 लेकर आया गया था। तो ये दोनों तो वैसे ही एलिमिनेट हो जाते हैं, ठीक है। और 1 और 2 अगर आप एलिमिनेट कर पाएंगे तो यहाँ पर आंसर तक पहुंचना मुश्किल नहीं होगा। उसी तरीके से जैसे कि 1 2 यहां पर भी है, इसको एलिमिनेट करिए, देन आपका 1 2 यहां पर भी है, इसको एलिमिनेट करिए। 1 2 बी में भी नहीं है और 1 2 डी में भी नहीं है, तो आंसर या तो बी होगा या डी होगा। अब आते हैं ईसीएलजीएस 3 एंड 4 के ऊपर। देखिए जो ईसीएलजीएस 3 है इसमें हॉस्पिटैलिटी, ट्रैवल एंड टूरिज्म आता था, जो कि यहां पर 4 में दिया गया है। और आपका जो हेल्थ केयर सेक्टर है वो आपका 4.0 के अंदर आता है, जिसके बारे में मैंने अभी आपको बताया कि हेल्थ केयर सेक्टर के अंदर क्या क्या नई चीजें ऐड करी गई। तो देखा जाए जो चारों यहां पर है वो इनकरेक्ट हो जाते हैं। आंसर क्या होगा? डी, क्योंकि चारों ही यहां पर मैच नहीं कर रहे हैं, ठीक है। ध्यान रखिएगा, अंडर द ईसीएलजीएस ऑल द लोन सैंक्शन अंडर द गारंटेड इमरजेंसी क्रेडिट लाइन फैसिलिटी will be provided with additional credit. However, there are 2 specifications, और ये स्पेसिफिकेशंस कौन सी हैं? पहली तो ये कि जो स्कीम है वो एप्लीकेबल होगी ऐसे लोन्स के ऊपर जो कि कब तक सैंक्शन करे गए हैं, फ्रॉम द डेट ऑफ अनाउंसमेंट से लेकर 31 अक्टूबर 2020 तक, और अभी जो टाइम बढ़ाकर सितंबर 3 2021 कर दिया वहां तक उसके ऊपर एप्लीकेबल होने वाला है। एंड गारंटी जो दी जाएगी वो 3 लाख रुपए, 3 लाख करोड़ अमाउंट तक की वो इसके अंदर रखी गई है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा ये चारों जो है मैच नहीं कर रहे। एग्जाम के अंदर पूछा जाएगा तो ईसीएलजीएस 1 किसके लेकर है, 2 किसको लेकर है, 3 किससे एसोसिएट करता है और 4 किससे एसोसिएट करता है, ये चीजें आपसे पूछी जा सकती हैं। चलिए यहां से आगे बढ़ते हुए ईसीएलजीएस से हम नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं, विच इज क्वेश्चन नंबर 2, जो कि जीडीपी को लेकर पूछा गया। जीडीपी को लेकर बताइए कौन सी स्टेटमेंट आपकी इनकरेक्ट है, कौन सा कथन आपका गलत है। इंडिया फॉलोज अ चेन बेस्ड मेथड व्हेन कैलकुलेटिंग जीडीपी। जीडीपी को कैलकुलेट करने के लिए इंडिया के अंदर चेन बेस्ड मेथड का इस्तेमाल किया जाता है। जीडीपी इज मेजर्ड एट बेसिक प्राइस, इसे बेसिक प्राइस पे मेजर किया जाता है। द बेस ईयर जो है इसके अंदर कैलकुलेशन का वो 2011-12 है। मैं टाइम स्टार्ट करता हूं, आप 10 सेकेंड्स के अंदर इसका आंसर करें। इंडिया की जो जीडीपी है दैट इज कॉन्ट्रैक्टेड बाय 7.3%, ये न्यूज थी कि 7.3% जो है यहां पर कॉन्ट्रैक्शन देखा गया है 2020-21 के अंदर, और यहां पर जो प्रीवियस टाइम से अगर कंपेयर करें उससे थोड़ी बेटर परफॉर्मेंस है, क्योंकि लास्ट टाइम जो है 8% कॉन्ट्रैक्शन जो था वो हमें देखने को मिला था। ये न्यूज थी
और इसी वजह से जीडीपी जो है इसके बारे में समझना काफी जरूरी था। इंडिया की बात करें तो क्या यहाँ पे चेन बेस्ड मेथड का इस्तेमाल किया जाता है, तो दिस इज इनकरेक्ट, क्योंकि हम यहाँ पर जीडीपी को कैलकुलेट करने के लिए फिक्स्ड बेस मेथड का इस्तेमाल करते हैं ताकि जीडीपी को कैलकुलेट किया जा सके। द बेस ईयर हाउएवर यहाँ पर 2011-12 को ही लिया जाता है, तो यहाँ पे पहली जो स्टेटमेंट है वो तो इनकरेक्ट हो जाती है, लेकिन बेस ईयर जो दिया है जो कि हम फिक्स्ड बेस मेथड के लिए यूज करते हैं दैट इज करेक्ट, वो हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाता है। अब बची स्टेटमेंट नंबर सेकंड, लेकिन इससे पहले देख लीजिए एक बार ऑप्शन के ऊपर आकर, जहां पर पहली स्टेटमेंट जो है, क्योंकि इनकरेक्ट बताना है तो पहली स्टेटमेंट ऑप्शन के अंदर होनी चाहिए लेकिन थर्ड स्टेटमेंट नहीं होनी चाहिए। तो देखा जाए थर्ड इसमें है तो इसे एलिमिनेट कर देते हैं, इसमें है तो इसे एलिमिनेट कर देते हैं, और फर्स्ट होनी चाहिए तो फर्स्ट तो सिर्फ ए में है, तो बाय डिफॉल्ट आंसर आपको पता चल गया ए है एलिमिनेशन मेथड को यूज करते हुए। लेकिन फिर भी सेकंड स्टेटमेंट के बारे में हम एक बार समझ लेते हैं क्या यहाँ पर चीज दे रखी है। जीडीपी इज मेजर्ड एट बेसिक प्राइस, तो जीडीपी जो है बेसिक प्राइस पर नहीं, रादर मार्केट प्राइस पर ये कैलकुलेट करी जाती है। जो जीवीए ग्रोस वैल्यू एडिड जो होती है ना, वो आपकी बेसिक प्राइस के ऊपर कैलकुलेट करी जाती है, बट जीडीपी जो है वो आपकी मार्केट प्राइस के ऊपर कैलकुलेट करी जाती है। तो आंसर तो ए मैंने आपको पहले ही बता दिया था, इट मींस हमें पता था कि सेकंड स्टेटमेंट इनकरेक्ट होगी ही होगी, क्योंकि आपको आंसर के अंदर इनकरेक्ट ही बताना था। कुछ दिन पहले हमने हिंदू एनालिसिस किया था, वहां पर भी मैंने आपको बताया था कि जो जीडीपी है, पहले जो आरबीआई है वो जीडीपी मेथड को यूज करता था, लेकिन फिर आरबीआई ने जीवीए के अंदर शिफ्ट किया, लेकिन देन बैक टू जीडीपी दोबारा से आ गया। ठीक है, चलिए यहां से आगे बढ़ते हुए क्वेश्चन नंबर सेकंड से नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, विच इज क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं जो कि चीफ सेक्रेटरी को लेकर है। पहली स्टेटमेंट यहाँ पे कहती है कि देयर इज अ फिक्स टेन्योर, उनका टेन्योर जो होता है फिक्स होता है, हो सकता है, एंड ही इज द चीफ एडवाइजर ऑफ द चीफ मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर के वो चीफ एडवाइजर के तौर पर भी जाने जाते हैं। जल्दी से बताएं क्या आंसर होगा यहाँ पर, क्योंकि बंगाल चीफ सेक्रेटरी जो है उनको अभी स्टेप डाउन करना पड़ा है। आपको यहाँ पे करेक्ट आंसर बताना है। टाइम मैं यहाँ पे स्टार्ट कर देता हूँ सो दैट आप इसके बारे में सोचना शुरू कर दें। आपके पास अभी 7 सेकंड्स का टाइम है। चीफ सेक्रेटरी कौन हो सकते हैं, और यहाँ पर कार्यकाल के बारे में भी बताया, मैं आपको ये भी बताऊंगा किसके द्वारा अपॉइंट करे जाते हैं। तो यहाँ पर अपॉइंटमेंट जो है गवर्नर के द्वारा करी जाती है, और करते कौन है यहाँ पे, जो नाम है वो चीफ मिनिस्टर के द्वारा बताया जाता है। उनके एक मेजर एग्जीक्यूटिव एक्शन में से ये माना जाता है, और अपॉइंटमेंट जो है वो इन द नेम ऑफ गवर्नर करी जाती है। क्या इसमें कोई फिक्स टेन्योर होता है, तो इसमें कोई फिक्स टेन्योर नहीं होता है, तो पहली जो स्टेटमेंट है वो इनकरेक्ट हो जाती है। बट यस, यहाँ पर जो चीफ सेक्रेटरी होते हैं उनको मेजर एडवाइजर माना जाता है मुख्यमंत्री का, ध्यान रखिएगा। यूजुअली जो है एक आईएएस कार्डर के ऑफिसर ही होते हैं, क्योंकि ये जो पर्टिकुलर आपकी पोस्ट है ये एनकार्डर करके रखिए आईएएस ऑफिसर्स के लिए। तो यहाँ पर आंसर आपका हो जाएगा बी, क्योंकि सिर्फ सेकंड स्टेटमेंट आपकी यहाँ पर करेक्ट है। चलिए यहां से आगे बढ़ते हुए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, जो कि वेरियस आपको मैच द फॉलोइंग करके दे रहा है, और यहां पर प्लेबिसाइट, रेफरेंडम, रिकॉल, इनिशिएटिव, इंडियन पॉलिटी के अंदर ये टर्म्स आपको पढ़ने को मिलती होंगी। अभी जो केरला असेंबली है इन्होंने एक रेजोल्यूशन पास किया है टू रिकॉल द एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ लक्षद्वीप, क्योंकि ये जो न्यूज है केरला से है, इसी वजह से ये जो पूरा टॉपिक है वो हमने यहाँ पर बनाया है, जिसमें प्लेबिसाइट, रेफरेंडम, रिकॉल, इनिशिएटिव को लेकर भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। नाउ प्लेबिसाइट जो है ये आपका लेजिस्लेशन से एसोसिएटेड होता है, पॉसिबल है। रेफरेंडम आपका पॉलिटिकल डिसीजन होता है, दिस इज ऑल्सो पॉसिबिलिटी। देन रिकॉल जो है ये रिप्रेजेंटेटिव को रिमूव करने के लिए होता है, और इनिशिएटिव जो है वो आपका क्या होता है, दैट इज पीपल प्रपोजल। सोचिए क्या आंसर होता है, फिर डिस्कस करेंगे इसको यहां पर। चलिए टाइम मैं यहां पर स्टार्ट कर देता हूं, सोचिए इसके बारे में। 10 सेकेंड्स यू हैव राइट नाउ। केरला को लेकर न्यूज थी केरला असेंबली ने। आप जानते हैं कि जो लक्षद्वीप के एडमिनिस्ट्रेटर मिस्टर पटेल काफी टाइम से कंट्रोवर्सी में चल रहे हैं, और इसी वजह से ये जो रेजोल्यूशन है पास किया गया। अब यहाँ पे डिस्कशन अगर अपना शुरू करें तो इंस्ट्रूमेंट ऑफ डायरेक्ट डेमोक्रेसीज माने जाते हैं, चाहे वो प्लेबिसाइट हो, चाहे वो रेफरेंडम हो, रिकॉल हो, या फिर इनिशिएटिव हो। ठीक है, सो दीज आर द इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ डायरेक्ट डेमोक्रेसी। जो प्लेबिसाइट होता है वो आपका एक पॉलिटिकल डिसीजन माना जाता है, और इसको तब किया जाता है जब किसी टेरिटरी को एक्सीड करना होता है, ससीड करना होता है, मतलब किसी दूसरी टेरिटरी जो होती है उसके ऊपर टेक ओवर करना होता है, या अपनी टेरिटरी को छोड़ना होता है, तो वहां पर प्लेबिसाइट कराया जाता है। रेफरेंडम जो होता है ऑन द कॉन्ट्ररी एक इंपॉर्टेंट पीस ऑफ लेजिस्लेशन माना जाता है, और ये लेकर आया जाता है जब लोगों की जो एक जनमत होता है उसको इंप्लीमेंट करना होता है, तो रेफरेंडम को लेकर आया जाता है। तो ये मैंने आपको दोनों इंटरचेंज करके दिए थे, तो पहला और दूसरा आपके इनकरेक्ट हो जाते हैं। रिकॉल में क्या होता है, रिकॉल में जैसे कि यहां पर भी किया जा रहा है केरला के अंदर, रिकॉल किया गया लक्षद्वीप के एडमिनिस्ट्रेटर को। इसमें यूजुअली जो आपके एडमिनिस्ट्रेटर जिनको काम करने के लिए भेजा था, या जिस रिप्रेजेंटेटिव को काम करने के लिए जनता ने भेजा था, उसको यहां पर वापस बुला लिया जाता है। तो यहाँ पे तीसरी स्टेटमेंट आपकी करेक्ट हो जाती है। और इनिशिएटिव जो होता है वो यहाँ पर पीपल जो है अपनी तरफ से एक प्रपोजल रखते हैं, लोग अपनी तरफ से प्रपोजल रखते हैं लेजिस्लेटर के सामने,
और जिसको लॉ के अंदर तब्दील किया जाता है। तो लोगों ने कहा कि हमें एक ऐसा लॉ चाहिए, तो उन्होंने प्रपोजल रखा किसके सामने, लेजिस्लेटर्स के सामने, और फिर उसे लॉ बनाया जाता है। तो तीसरी और चौथी जो यहां पर आपकी स्टेटमेंट है वो करेक्ट हो जाती है। आंसर क्या हो जाएगा, ए विल बी योर करेक्ट आंसर। ध्यान रखिएगा, बिकॉज यहां पर लक्षद्वीप का इशू काफी आजकल हॉट चल रहा है, तो पूछा जा सकता है एग्जाम के अंदर भी इसको लेकर। क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 एक पर्सनैलिटी को लेकर पूछा गया। ही वॉज अ सूफी मिस्टिक ऑफ चिश्ती ऑर्डर, मेस्मराइज्ड बाय कुतुब बख्तियार खाकी। He went on to inspire Nizamuddin Aulia. His shrine is in पाकापतन, पाकिस्तान। किस व्यक्ति की यहां पर बात करी जा रही है? क्या हम फरीदुद्दीन गंज शकार की बात कर रहे हैं, अब्दुल रहमान चिश्ती की बात कर रहे हैं, या फिर हम महिबुल्लाह अलाहाबादी की बात कर रहे हैं, या फिर नन ऑफ द अबव? सोचिए। टाइम मैं आपका यहां पे स्टार्ट कर देता हूं। यू हैव 10 सेकेंड्स। क्या हो सकता है आंसर? सोचिए। चलिए, तो यहां पर देखिए 2015 के अंदर कोटकपूरा फायरिंग इंसिडेंट हुआ था, एंड यहां पर जो गुरु ग्रंथ साहिब फरीदकोट है, यहां पे इसको डेसिक्रेट किया गया था, ठीक है। और इसी वजह से जो रूलिंग है यहाँ पे अलायंस और जो अपोजिशन है पंजाब के अंदर, उनके बीच में थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट भी हुआ इस चीज को लेकर, इस टॉपिक को लेकर। जो फरीदकोट है वो फरीदुद्दीन गंज शकर, जिनको कि बाबा फरीद या फिर शेख फरीद भी कहा जाता है, उनके नाम पर यह नाम रखा गया, ठीक है। ही वॉज अ सूफी मिस्टिक, चिश्ती ऑर्डर के वो सूफी मिस्टिक थे। और ये जो स्टेटमेंट दिया, ही वॉज मेस्मराइज्ड बाय कुतुब बख्तियार खाकी, एंड यहाँ पर निजामुद्दीन औलिया को भी उन्होंने इंस्पायर किया था, जिनकी श्राइन पाकिस्तान के अंदर है। ये बातें भी उनको लेकर ठीक हो जाती है। तो आंसर क्या होगा, फरीदुद्दीन गंज शकर। ए यहाँ पर हमारा आंसर हो जाता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए, तो ये अभी दोबारा से न्यूज में था, इसी वजह से जो एंशियंट और मिडीवल पार्ट होता है, जो भी चीजें न्यूज में है, वहां से क्वेश्चन आपके सामने आ सकता है एग्जाम के अंदर, प्रीलिम्स के अंदर खासतौर पे। 100 डेज की जो सीरीज है, आप इसके अंदर एनरोल करा सकते हैं। यहां पर आपको डेली 2 घंटे का टाइम जरूर देना है, और यहां पर अगर आप क्रैक यूपीएससी इन 200 डेज के लिए जा रहे हैं तो 2 से 3 घंटे का टाइम इसमें आपको देना पड़ेगा। लेकिन 100 डेज हो या 200 डेज हो, आप इन दोनों कोर्सेज को कंप्लीट कर सकते हैं, क्योंकि प्रीलिम्स के अंदर अब आपके पास काफी टाइम है। तो मेंस के आंसर्स को भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, और जो प्रीलिम्स के अंदर एनसीईआरटीज हो, जो एरियाज आपका करंट अफेयर्स हो या स्टैटिक के अंदर हो, जो वीक रह गया था, या फिर जिसकी वजह से आप सोच रहे थे कि एग्जाम में शायद मार्क्स उतने अच्छे ना आ पाए, या फिर आप एग्जाम नहीं देने का सोच रहे थे, सो आई रेकमेंड यू कि आप इन कोर्सेज को कंप्लीट करें, और उसके बाद जाकर आप अपने एग्जाम को दीजिए। आपके जो मार्क्स है, जो अभी तक मॉक टेस्ट में आ रहे थे, उसमें आपको इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा। नेक्स्ट डेट के लिए तैयारी कर रहे हैं तो मिशन यूपीएससी 2022 के लिए जाएगा, बिकॉज इट्स अ 500 डे सीरीज, जहां पर प्रीलिम्स में जो आपकी एनसीईआरटीज और मेजर आपकी बुक्स रहती हैं, वहां से लेकर जो आपको वैल्यू एडेड मटेरियल मेंस के लिए होता है, उसकी तैयारी आपकी एक ही कोर्स के अंदर हो जाती है। चलिए, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, विच इज क्वेश्चन नंबर 6। पूछा गया है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। 2 स्टेटमेंट को यहां पर कंसीडर करके बताइए इनकरेक्ट यहां पर कौन सा है। द फाइनेंशियल अफेयर ऑफ ए यूनियन टेरिटरी फॉल्स अंडर मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। तो फाइनेंशियल अफेयर जो यूटी के होते हैं वो एमएचए के अंतर्गत आते हैं, पॉसिबल है। आर्टिकल 240 ऑफ द पार्ट 7 ऑफ आवर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वो यूटी से डील करता है। जल्दी से बताएं, यहां पे आपकी सेकंड स्टेटमेंट फैक्चुअल है, और फर्स्ट स्टेटमेंट जो है उसको कहीं ना कहीं न्यूज में आपने जरूर देखा होगा। तो फाइनेंशियल मैटर्स किसके द्वारा डील किए जाते हैं वो आपने जरूर देखा होगा। सोचिए, देखिए मैं आपको यहां पर न्यूज भी बता देता हूं, और यहां पर टाइम भी आपका मैंने शुरू कर दिया है। तो लक्षद्वीप एडमिनिस्ट्रेटर मिस्टर प्रफुल्ल कोरा पटेल जो है, उन्होंने अपना जो कंटेंशियस ड्राफ्ट है उसको फॉरवर्ड किया था, जिसकी वजह से अभी पीछे भी जो न्यूज थी वो हमने यहां पर देखी। और ये जो ड्राफ्ट लॉ है, अप्रूवल इसे मिला है एमएचए से टू बी इंप्लीमेंटेड इन द यूनियन टेरिटरी ऑफ लक्षद्वीप। फाइनेंशियल, लेजिस्लेटिव, बजट एंड अपॉइंटमेंट रिलेटेड जितने भी मैटर्स होते हैं यहाँ पे यूटीज के अंदर, केंद्र शासित प्रदेश में, क्योंकि नाम ही केंद्र शासित है तो एमएचए के द्वारा देखे जाते हैं। पहली स्टेटमेंट आपकी ठीक हो जाती है। आर्टिकल 240 जो कि पार्ट 8 का है, पार्ट 8 ध्यान रखिएगा, 7 का नहीं, पार्ट 8 का है, वो यूटी से डील करता है। ये तो बेसिक आपका कॉन्स्टिट्यूशन का क्वेश्चन था, जो आपके पार्ट्स हैं, शेड्यूल्स हैं, आर्टिकल्स हैं, कुछ इंपॉर्टेंट चीजें आपको जो है फैक्चुअल भी पता होनी चाहिए। तो सेकंड स्टेटमेंट आपकी इनकरेक्ट है, तो आंसर क्या होगा, ए नहीं, आंसर आपका होगा बी, क्योंकि मैंने आपसे इनकरेक्ट पूछा था। अगर आप करेक्ट सोच के आंसर कर रहे हैं इनकरेक्ट को, और वाइस वर्सा मिसरीडिंग की वजह से, तो अपने आपको -2 दे दीजिएगा, बिकॉज -2 आपको करना है जब भी मिसरीडिंग आपसे होती है। चलिए, तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 से आगे बढ़ते हुए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 के ऊपर, जो कि सुंदरकांड को लेकर है। पूछा कि सुंदरकांड एज पर इंडियन माइथोलॉजी ये किससे डील करता है? क्या ये पंचतंत्र से डील करता है, वाल्मीकि रामायण से डील करता है, रामचरितमानस से डील करता है, या फिर ऑल ऑफ द अबव? रिसेंटली सुंदरकांड प्रायणम जो है, मास रीडिंग ऑफ चैप्टर्स जो है वो अभी शुरू करी गई है तिरुपति टेम्पल के अंदर। इसको लेकर न्यूज मेंशन करी गई थी, दैट्स व्हाई दिस क्वेश्चन इज फॉर्म्ड। आपको बताना है यहाँ पर किस चीज से एसोसिएट करता है, फिर मैं आपको आंसर देने वाला हूं।
सुंदरकांड एक ब्यूटीफुल एपिसोड माना जाता है इन द 5th बुक इन द हिंदू एपिक रामायण के अंदर। ओरिजिनल सुंदरकांड इज इन संस्कृत एंड ये कंपोज किया गया था वाल्मीकि जी के द्वारा, हु वाज द फर्स्ट टू स्क्रिप्चुअली रिकॉर्ड द रामायण। और यहां पर एक और यूनिक चीज ये है कि सुंदरकांड ही अपने आप में एक ऐसा अनोखा, अपने आप में एक ऐसा यूनिक चैप्टर है रामायण के अंदर, जहां पर मेजर जो हीरो, जो यहां पर आप कहते हैं कि प्रोटैगनिस्ट है, वो लॉर्ड रामा नहीं है, रादर लॉर्ड हनुमान है। ये चीज ध्यान रखिएगा। द वर्क डिपिक्ट्स द एडवेंचर ऑफ हनुमान एंड हिज सेल्फलेसनेस, उनकी स्ट्रेंथ के बारे में बताते हैं, उनकी डिवोशन जो थी लॉर्ड रामा के लिए, उसको भी यहां पर बताया गया है। ठीक है, इस पर्टिकुलर चैप्टर के अंदर, सुंदरकांड के अंदर। तो ये किसके से डील करता है? वाल्मीकि रामायण के अंदर ये चैप्टर है। तो ध्यान रखिएगा, बी हमारा यहां पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, विच इज क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 जो है बात करता है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टैंड्स इनकरेक्ट अबाउट एन आइटम प्लेस्ड इन नेगेटिव इंपोर्ट लिस्ट। आप जानते हैं यहां पर कल मैंने आपको द हिंदू एनालिसिस शाम को कराया था और वहां बताया था कि हमारी जो नेगेटिव लिस्ट है उसमें नई आइटम्स जो है उनको ऐड किया गया। नाउ पहली स्टेटमेंट कहती है इट्स प्रोडक्शन इज टू बी बैंड इन इंडिया, इसकी प्रोडक्शन इंडिया के अंदर बैन कर दी जाएगी। सेकंड कहता है इट इज डन बिकॉज ऑफ द एनवायरमेंटल इंपैक्ट, ऐसा एनवायरमेंटल इंपैक्ट को देखकर किया जाता है। 10 सेकंड्स में आपको दे रहा हूं, अगर आपको पता है नेगेटिव लिस्ट क्या होती है तो आपको यहां पर इसके आंसर के बारे में सोचने में बिल्कुल भी परेशानी नहीं होगी, क्योंकि कल ही डिफेंस मिनिस्टर ने कहा था 108 नेगेटिव इंपोर्ट्स जो है वो लिस्ट के अंदर ऐड किए जा रहे हैं। मतलब इसके अंदर वो चीजें, नेगेटिव लिस्ट में वो चीजें डाली जाती है जो हम बिल्कुल भी अब इंपोर्ट नहीं करेंगे। आप जानते हैं डिफेंस सेक्टर के अंदर बहुत ज्यादा इंपोर्ट किया जाता है, जिसकी वजह से काफी ज्यादा फॉरेन एक्सचेंज हमें देना पड़ जाता है। लेकिन धीरे धीरे हम क्या करें, हम धीरे धीरे काफी सारी आइटम को नेगेटिव लिस्ट में डालते जा रहे हैं। इट मींस वो हमारे लिए अब इंपोर्ट करने लायक नहीं है, हम उसको इंडिजिनसली ही बनाएंगे और नेगेटिव लिस्ट में डालने का मतलब यही है कि उसका इंपोर्ट नहीं किया जाएगा। डिफेंस मिनिस्टर ने यह कहा था, नोटिफाई किया था, सेकंड नेगेटिव इंपोर्ट लिस्ट नाउ रीनेम्ड एज द पॉजिटिव इंडिजिनस लिस्ट। तो पहले इसे नेगेटिव इंपोर्ट लिस्ट कहा जाता था, मतलब इन चीजों का इंपोर्ट नहीं करना है, लेकिन अभी इसे नेगेटिव इंपोर्ट लिस्ट नहीं कहा जाता, रादर इसे पॉजिटिव इंडिजिनस लिस्ट कहा जाता है। बात और मतलब तो एक ही है। तो नेगेटिव इंपोर्ट लिस्ट ना कहने की बजाय हम इसे पॉजिटिव इंडिजिनस सोर्सेज कहते हैं या लिस्ट कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये वो पॉजिटिव लिस्ट है, पॉजिटिव इंडिजिनस लिस्ट है, जिस चीजों का प्रोडक्शन अब हम खुद अपनी कंट्री के अंदर करने वाले, दूसरे देशों से इसका इंपोर्ट नहीं करेंगे। ठीक है, सो इज इट एसोसिएटेड विद एनवायरमेंट इफेक्ट? बात ही नहीं होती है, इससे तो एसोसिएशन ही नहीं है इसका। क्या इसका प्रोडक्शन बैन है? नहीं, रादर इसका प्रोडक्शन तो अब इंडिजिनाइज किया जाएगा। पहले हम इसे इंडिया में प्रोड्यूस नहीं करते थे और इंपोर्ट किया करते थे, अब रादर इसे इंडिया में इंपोर्ट किया जाएगा। आंसर क्या होगा? डी। नहीं, आपसे इनकरेक्ट पूछा था, तो यहां पर आंसर आपका हो जाएगा सी। ध्यान रखिएगा। चलते हैं यहां से आगे बढ़ते हुए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 को देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टैंड्स इनकरेक्ट अबाउट द प्रेशर स्विंग एड्सॉर्प्शन? प्रेशर स्विंग एड्सॉर्प्शन को लेकर पूछा गया। 3 स्टेटमेंट देखे कि बताइए कौन सी स्टेटमेंट यहां पर आपकी इनकरेक्ट हो जाती है, कौन सी स्टेटमेंट आपकी गलत हो जाती है। इट कंसिस्ट ऑफ चेंबर्स विद ऑल्टरनेटिव प्रेशर इनसाइड इट। तो इसमें क्या होते हैं? इसमें चेंबर्स होते हैं और ऑल्टरनेटिंग प्रेशर जो होता है वो इसमें क्रिएट होता है। इट हेल्प्स इन द मिक्सिंग ऑफ एयर, एयर को मिक्स करने में ये हेल्प करता है, पॉसिबल है। गैसेस लाइक ऑक्सीजन कैन बी प्रोड्यूस थ्रू दिस टेक्नोलॉजी। तो ऑक्सीजन की जो प्रोडक्शन है वो इस टेक्नोलॉजी के थ्रू करी जा सकती है। यहां पर एक डिसीजन लिया गया है, रादर एक प्रेस, यहाँ पे डिसीजन जो है वो लिया जा रहा है ऑक्सीजन को लेकर, क्योंकि देखिए ऑक्सीजन की जो डिमांड थी पिछले कुछ महीनों में काफी ज्यादा थी, जिसकी वजह से गवर्नमेंट ने कहा था कि जो इंडस्ट्री पर्पस है उसके लिए अभी ऑक्सीजन का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। जितनी भी ऑक्सीजन है वो अभी हम मेडिकल सेक्टर के अंदर यूज करेंगे ताकि लोगों की जान जो है बचाई जा सके। अब ये कहा जा रहा है कि बहुत जल्दी डिसीजन आ सकता है, क्योंकि अभी केसेस भी कम हो रहे हैं और ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट भी अब स्टेबलाइज हो रही है और हमारे पास ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी भी ज्यादा हो रही है। तो डिसीजन लिया जाएगा ऑक्सीजन यूज के ऊपर कि हम इंडस्ट्रियल पर्पज के लिए भी अब इसे रिज्यूम करेंगे और दोबारा से इंडस्ट्रियल पर्पज के लिए भी ऑक्सीजन का इस्तेमाल कर पाएंगे। गवर्नमेंट वुड टेक अ डिसीजन टू लिफ्ट रिस्ट्रिक्शन ऑन द यूज ऑफ लिक्विड ऑक्सीजन फॉर इंडस्ट्रियल पर्पज एज सुन एज पॉसिबल, ताकि जो इकोनॉमी है उसको भी बढ़ावा दिया जा सके। अब हमने जितनी ऑक्सीजन हमें मेडिकल के लिए चाहिए थी वो हमारे पास जब लगेगा कि यस अब पूरी अवेलेबिलिटी हो गई है, हमारे पास पूरे रिजर्व क्रिएट हो गए, तब हम क्या करेंगे, तब हम ऑक्सीजन जो है इंडस्ट्रियल पर्पज के लिए दोबारा से क्या कर देंगे, ओपन अप कर देंगे। टाइम मैंने यहाँ पे स्टार्ट कर दिया, 10 सेकंड में इस क्वेश्चन का आंसर करें कि जो आपकी प्रेशर स्विंग एड्सॉर्प्शन है पीएसए, इसका इस्तेमाल किस चीज के लिए किया जाता है। देखिए पीएसए यस एक वन ऑफ द मेथड है जिसकी वजह से ऑक्सीजन को क्रिएट किया जाता है, तो ये चीज ध्यान रखिएगा। गैसेस लाइक ऑक्सीजन कैन बी प्रोड्यूस थ्रू दिस टेक्नोलॉजी, तो इस पीएसए के थ्रू ऑक्सीजन को आप प्रोड्यूस कर सकते हैं। इसमें गैसेस का मिक्सचर या कहीं मिक्सिंग या मिश्रण नहीं किया जाता, रादर एक मिक्सचर ऑफ गैसेस इसमें डाले जाते हैं पीएसए के अंदर और एक पर्टिकुलर टाइप की जो गैस होती है उसको सेपरेट करता है। तो फॉर एग्जांपल इसके अंदर मिक्सचर ऑफ गैसेस डाली गई, उसके अंदर से ऑक्सीजन को अलग करना है, तो इस तरीके से टेक्नोलॉजी का यूज किया जाता है टू सेपरेट सम गैस फ्रॉम मिक्सचर ऑफ गैसेस। ठीक है, अंडर प्रेशर अकॉर्डिंग टू द गैसेस मॉलिक्यूलर कैरेक्टरिस्टिक
एक पर्टिकुलर गैस को इसके अंदर से या मल्टीपल गैसेस को इसके अंदर से अलग किया जा सकता है। इसमें दो चैम्बर्स होते हैं, ऑल्टरनेटिंग स्विंगिंग प्रेशर इसके अंदर लेकर आया जाता है ताकि जो सेपरेशन है वो यहां पर किया जा सके। तो पहली जो स्टेटमेंट है कंसिस्ट ऑफ चैम्बर्स विद ऑल्टरनेटिंग प्रेशर, ये भी स्टेटमेंट आपकी करेक्ट हो जाती है। लेकिन आपको यहां पे इनकरेक्ट बताना था, तो इनकरेक्ट तो यहां पे सिर्फ आपकी सेकंड स्टेटमेंट है, तो बी यहां पर आपका आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं यहां से आगे बढ़ते हुए, पीएससी से आगे बढ़ते हुए लास्ट क्वेश्चन एनएचआरसी को लेकर देख लेते हैं। तो यहां पे पूछा गया Who all are involved in selecting the chairperson of NHRC? NHRC के सिलेक्शन के अंदर कौन कौन यहां पर होता है? आप जानते हैं कि NHRC ने एक अभी नोटिस जो था वो जारी किया था, किसको? यहां पे राज्य सरकारों को और केंद्र सरकार को एडवाइजरी जारी करी थी और कहा गया था कि जो कोविड-19 पे लोगों की डेथ हो रही है उनकी बॉडीज को सही तरीके से ट्रीट किया जाए, क्योंकि ऐसा सुनने को मिल रहा है घर वालों से कि उनकी बॉडी को मिसट्रीट किया जा रहा है। अब आप यहां पर सोचें इसके आंसर के बारे में। टाइम मैंने स्टार्ट कर दिया है। अभी कहा जा रहा था कि जस्टिस मिश्रा जो है वो हो सकते हैं एनएचआरसी के, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के हेड जो है बन जाए। लास्ट टाइम जब एनएचआरसी के बारे में डिस्कशन किया था मैंने आपको तब ये भी बताया था कि एनएचआरसी जो है सुओ मोटो मैटर्स को भी ले सकती है। ऐसा नहीं है कि जब आप कंप्लेन करेंगे तभी उस मैटर को डील किया जाए, अपने आप से भी एनएचआरसी चाहे तो किसी पर्टिकुलर केस को उठा सकती है। साथ ही साथ मैंने ये भी आपको बताया था कि प्रिजन या जेल के अंदर भी ये विजिट करते हैं, देखते हैं कि वहां पर तो किसी तरीके का ह्यूमन राइट वायलेशन नहीं हो रहा है। एनएचआरसी जो है इसको 1993 के अंदर एस्टैब्लिश किया गया था, एक इंडिपेंडेंट स्टैट्यूटरी बॉडी है और प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स एक्ट ऑफ 1993 के प्रोविजन के हिसाब से बनाई गई है और उसको फॉलो करती है। ठीक है, इसे 2006 में अमेंड भी किया गया था। यहां पर जब इसको चूज करना होता है, जिसके अंदर चेयरमैन को चूज करना होता है, तो सिलेक्शन पैनल जो होता है उसके अंदर कौन कौन लोग होते हैं? उसके अंदर प्राइम मिनिस्टर होते हैं जो कि हेड करते हैं। ठीक है, इसके अलावा होम मिनिस्टर होते हैं, इसके अलावा डेप्यूटी चेयरमैन होते हैं राज्यसभा के। ठीक है, यहां पर लोकसभा के जो स्पीकर होते हैं वो भी इनके अंदर शामिल होते हैं, ये ध्यान रखिएगा। और लीडर ऑफ अपोजिशन जो है वो इसके अंदर होते हैं। ठीक है, चलिए ध्यान रखिएगा इसके बारे में। तो यहां पर होम मिनिस्टर होते हैं, बिल्कुल होते हैं। प्रधानमंत्री होते हैं, बिल्कुल होते हैं। चेयरमैन ऑफ बोथ द हाउसेज नहीं, यहां पे स्पीकर ऑफ लोकसभा एंड डेप्यूटी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा यहां पर शामिल होते हैं, ध्यान रखिएगा। हेंस यहां पर सिर्फ पहले जो दो ऑप्शन दिए वो करेक्ट हो जाते हैं। इट मींस सी यहां पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए तो ध्यान रखिएगा नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन को लेकर जल्दी से 2 मिनट के अंदर एक्टिव रिवीजन अपनी करते हैं और एक्टिव रिवीजन के अंदर आंसर आप ही लोगों को देने, जो चीजें अभी तक हमने पढ़ी जल्दी से उसे रिवाइज करते हैं और फिर मैं आपसे एक प्रीलिम्स का क्वेश्चन लास्ट में पूछने वाला हूं। देन वी विल डिसाइड अबाउट किस चीज के बारे में, तब हम डिसाइड करेंगे टॉपर्स के बारे में। यहाँ पे ECLGS 1 2 3 4 के बारे में डिस्कशन किया था। ECLGS 4.0 के अंदर क्या इंक्लूड किया गया जल्दी से बताइए। यहाँ पर 1 के अंदर मैंने आपको बताया था एंटायर MSME आता है, 2 के अंदर स्पेसिफिक MSME आता है, 3 के अंदर हॉस्पिटैलिटी ट्रैवल आता है, 4 के अंदर आपका हेल्थ केयर सेक्टर आता है। ठीक है, फिर हमने इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम के बारे में आगे बढ़ते हुए GDP के बारे में डिस्कशन किया था। बेस ईयर मुझे जल्दी से बताइए इसमें क्या होता है। इसके अंदर फिक्स मेथड को यूज किया गया था। मैंने आपको यह भी बताया था कि GDP 7.3% से कॉन्ट्रैक्ट हुई है, जो कि पिछले टाइम से बेटर है, क्योंकि पिछले साल 8% कॉन्ट्रैक्शन जो था वो यहां पर हमें देखने को मिला था। यहां पर 2011-12 इज द बेस ईयर, तो ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट हमारा डिस्कशन GDP से आगे बढ़ते हुए हुआ था चीफ सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के बारे में। तो यहाँ पे उनका क्या टेन्योर फिक्स होता है ये बताइए, और या फिर ये बताएं कि वो किसको सपोर्ट करते हैं। तो सपोर्ट करने की बात है तो एडवाइस देते हैं चीफ मिनिस्टर को, और यहाँ पे चीफ मिनिस्टर ही उनको सिलेक्ट करते हैं, यहाँ पर उनको चूज करते हैं। गवर्नर जो है उनको यहाँ पर अपॉइंट करते हैं। IAS कार्डर के लिए इस जॉब को रखा जाता है और यहाँ पर कोई फिक्स टेन्योर इसमें नहीं होता है। देन वी डिस्कस्ड अबाउट नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि यहां पर प्लेबिसाइट, रेफरेंडम, रिकॉल और इनिशिएटिव को लेकर था। रिकॉल केरला असेंबली के अंदर न्यूज में था, इसी वजह से डिस्कशन किया। इनिशिएटिव क्या होता है जल्दी से बताएं। रिकॉल के अंदर रिप्रेजेंटेटिव को वापस बुला लिया जाता है। रेफरेंडम एक इंपॉर्टेंट पीस ऑफ लेजिस्लेशन होता है जो कि यहां पर बताता है कि किस तरीके से पीपल असेंट जो है उसको इंप्लीमेंट करना है। प्लेबिसाइट के अंदर क्या होता है, प्लेबिसाइट एक पॉलिटिकल डिसीजन होता है। पी से प्लेबिसाइट, पी से पॉलिटिकल डिसीजन, जिसके अंतर्गत जो टेरिटरी देनी है लेनी है उसके बारे में बातचीत करी जाती है, राइट। फिर हमारा डिस्कशन इससे आगे बढ़ते हुए हुआ था एक पर्टिकुलर पर्सनैलिटी को लेकर, जहां पे हमने देखा फरीदुद्दीन गंजशेखर, जिनको की कहा बाबा फरीद और शेख फरीद कहा जाता है, वो न्यूज में थे, उनके बारे में हमारा डिस्कशन हुआ। देन नेक्स्ट हमारा डिस्कशन जो था 100 डेज 200 डेज की सीरीज को आप exam.netmock.com पे जरूर चेकआउट कर लीजिएगा। यू विल बी बेनिफिटेड अ लॉट बाय दीज सीरीज। और नेक्स्ट ईयर के लिए तैयारी करें तो मिशन UPSC 2022 को देख लीजिएगा। देन वी डिस्कस्ड अबाउट पर्टिकुलर आर्टिकल, और यहां पर फाइनेंशियल अफेयर्स कौन मैनेज करता है जल्दी से मंत्रालय का नाम बताएं। यूटीज के केस के अंदर आर्टिकल 240 पार्ट 8 का है, जो कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में डील करता है यूटी से, और यहाँ पे MHA के हाथ में सारी चीजें होती है केंद्र शासित प्रदेश को लेकर, तो ध्यान रखिएगा। देन हमारा डिस्कशन इससे आगे बढ़ते हुए था सुंदरकांड को लेकर। काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर माना जाता है। ये किस चीज का, रामायण का या महाभारत का, कमेंट सेक्शन में बताइए जल्दी से। तो यहां पर जो हीरो है वो हनुमान जी होते हैं, ना कि लॉर्ड रामा।
ये इसमें यूनिक चीज थी, वाल्मीकि रामायण के द्वारा इसे स्क्रिप्चुरलाइज किया गया है। देन हमारा डिस्कशन इससे आगे बढ़ते हुए क्वेश्चन नंबर 8 को लेकर हुआ था, जिसमें हमने नेगेटिव इंपोर्ट लिस्ट की बात करी थी। कौन सा मंत्रालय इसको लेकर आया था, जिसको कि अभी पॉजिटिव इंडिजिनस लिस्ट कहा जाता है, नेगेटिव इंपोर्ट लिस्ट अब नहीं कहा जाता। इट इज प्रोड्यूस्ड इट बेसिकली इसमें क्या होता है, जो हमारा जो चीजें हम इंपोर्ट कर रहे थे उसको अब हम इंडिया के अंदर ही प्रोड्यूस करेंगे, ताकि इंडिजिनाइजेशन डिफेंस सेक्टर के अंदर आ सके। इसका एनवायरमेंट से कोई लेना देना नहीं है, ध्यान रखिएगा। देन हमने यहां से आगे बढ़ते हुए क्वेश्चन नंबर 9 को लेकर डिस्कशन किया था। एक टेक्नोलॉजी के बारे में PSA को लेकर डिस्कशन हुआ था। तो इसके अंदर एयर को कोई भी स्पेसिफिक आपकी जो इसके अंदर पर्टिकुलर गैस है उसको अलग करना है तो PSA का यूज किया जाता है, और ऑक्सीजन को भी प्रोड्यूस करने में इसका काफी इंपॉर्टेंट रोल हमने देखा है। देन हमने फाइनली NHRC के बारे में डिस्कशन किया। जल्दी से मुझे बताएं कि कौन कौन होता है इसमें सिलेक्शन कमेटी के अंदर। तो यहाँ पे आपके प्रधानमंत्री होते हैं, होम मिनिस्टर होते हैं, आपके जो यहाँ पे राज्यसभा है वहां से कौन होते हैं, डेप्यूटी चेयरमैन होते हैं, स्पीकर ऑफ द लोकसभा होते हैं, लीडर ऑफ अपोजिशन होते हैं, ये सब यहाँ पर शामिल होते हैं, ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे 10 क्वेश्चन जो होते हैं हमने डिस्कस कर लिए हैं। जो मैराथन सेशंस हैं उनको जरूर अटेम्प्ट करिएगा। प्रीलिम्स का क्वेश्चन मैं आपको दे देता हूँ। रवांडा अभी न्यूज में था काफी ज्यादा, क्योंकि यहाँ पे फ्रांस ने भी अपॉलॉजी अपनी इसके लेकर फॉरगिवनेस जो है वो मांगी है, क्योंकि रवांडा के अंदर जो क्राइसिस हुए थे हुतू तुत्सीस के बीच में, उसको लेकर यहाँ पर रवांडा दोबारा से न्यूज में था। तो रवांडा का बॉर्डर किस दूसरी कंट्री को छूता है, मैप रिलेटेड क्वेश्चन यहाँ पर पूछा जा सकता है। इसका आंसर कमेंट सेक्शन में करिएगा, यूट्यूब के कमेंट सेक्शन के अंदर। जो मेंस और इंटरव्यू का क्वेश्चन है वो मैं आपको हिंदू एनालिसिस में देता हूं, तो वहां से लेकर उसका आंसर इन ग्रुप्स के अंदर जरूर करिएगा। लेकिन प्रीलिम्स के जो क्वेश्चन का आंसर आपको करना है वो यूट्यूब के कमेंट सेक्शन के अंदर ही करना है। चलिए, दिस इज द सेकंड चैनल जिसको आप ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पे हिंदू एनालिसिस जो है डेली बेसिस पर अपलोड किया जाता है, एंड यू कैन एंजॉय दैट एनालिसिस, जो आपको फर्दर आपके करंट अफेयर को स्ट्रेंथन करने में हेल्प करेगा। जल्दी से अपने मार्क्स लिख दीजिए, कितना कितना आपने स्कोर किया है। 6 या 6 से ज्यादा है तो बहुत अच्छी बात है, अगर कम भी है तो भी कोई डरने की बात नहीं है। आपको डेली बेसिस पे जब प्रैक्टिस करेंगे, एनालाइज करेंगे, धीरे धीरे आपका 1 by 1 ऐसे स्टेप बाय स्टेप आपका स्कोर इंप्रूव होने लग जाएगा और अपर ब्रैकेट्स में आ जाएगा। राइट, सेकंड टाइम जब वीडियो को देखेंगे तो अपने नोट्स जरूर बना लीजिएगा, बिकॉज एग्जाम में वो नोट्स आपकी काफी ज्यादा हेल्प करेंगे। अदरवाइज एग्जाम से पहले वीडियोस देखने का टाइम बिल्कुल भी नहीं मिलता है। टेलीग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहां पे आपको PDF भी मिल जाएगी। अगर आपको लगता है कि आपकी नॉलेज के अंदर इस वीडियो ने 1% भी कॉन्ट्रीब्यूशन किया है, सो प्लीज डू लाइक एंड शेयर द वीडियो। और यहां पर कोई भी आपके डाउट्स होते हैं, यू कैन अप्रोच मी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्टे होम, स्टे सेफ, टेक केयर, गुड बाय।